हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। फ्रांस की क्रांति के कारणों पर जारी श्रृंखला का अंतिम कड़ी तात्कालिक कारण पांचवा भाग और अंतिम भाग लेकर हम प्रस्तुत हैं, जहां हम जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति के लिए तात्कालिक कारण किस प्रकार उत्तरदायी थे। अभी तक हमने जिन 4 कारणों के बारे में जाना वह फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण, फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण और फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फ्रांस में जब कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हुई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, तो बेकरी मालिकों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए और बेकरी की दुकानों पर घंटे इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। यही वह तत्कालिक घटनाक्रम था जिसने फ्रांस की क्रांति को घटित होने के लिए विवश कर दिया। दूसरी तरफ सम्राट की सेना ने पेरिस में सेना को प्रवेश करने का आदेश दे दिया और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तानुबूत कर दिया और यही 14 जुलाई 1789 की तिथि थी जो फ्रांस की क्रांति घटित हुई थी। इस प्रकार इस तात्कालिक घटना ने फ्रांस की क्रांति को प्रारंभ कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। यदि फ्रांस के क्रांति के अन्य कारणों, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और बौद्धिक कारणों पर विचार किया जाए तो कोई भी कारण फ्रांस की क्रांति के लिए कम उत्तरदायी नहीं था। यदि किसी एक कारण को चुनने की व्यवस्था दी जाए कि फ्रांस की क्रांति के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी बताया जाए तो यह अन्य कारणों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के लिए जितना उत्तरदायी सामाजिक कारण था उससे कम उत्तरदायी राजनीतिक कारण नहीं था, उससे कम उत्तरदायी आर्थिक कारण नहीं था, उससे कम उत्तरदायी बौद्धिक कारण नहीं था। और तात्कालिक कारण एक छोटी सी घटना जो उबल रहे समाज में, जो पहले से विद्यमान समाज जो क्रांति करने के लिए तैयार बैठा था, जो आग के बारूद के टीले पर बैठा हुआ था, इस छोटी सी घटना ने चिंगारी का कार्य किया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। इसलिए किसी एक कारण को फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जबकि यह कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति के लिए सभी कारण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी थे। फिर भी यदि हमारे पास व्यवस्था हो किसी एक कारण को चुनने के लिए तो हम फ्रांस की क्रांति के लिए सामाजिक कारण को भी उतना ही उत्तरदायी ठहराएंगे, राजनीतिक कारण को और आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण को भी उतना ही उत्तरदायी ठहराया जाए। फिर भी यदि एक कारण चुनना हो तो हम फ्रांस की क्रांति के लिए बौद्धिक कारण को ज़्यादा उत्तरदायी मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो समस्याएं थीं वह पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन इन बुद्धिजीवियों ने जो लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वह फ्रांस की क्रांति करने के लिए आगे आए, वह बुद्धिजीवी वर्ग था, वह दार्शनिक थे। उन्होंने इन असमानता, विशेषाधिकार और निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की और इस बात का विरोध किया कि किसी भी समूह के पास जन्मतः विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए और समाज में उनकी राजनीतिक हैसियत का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि कुलीन घर में जन्म लेना। इसके अलावा ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समान नियम और अवसर की समानता हो, जिसमें सभी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार हो और निरंकुश अधिकार नहीं होना चाहिए। और रूसो ने जो यह मत प्रतिपादित किया कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात की, जिससे निरंकुशता जन्म न हो, सभी संस्थाएं अपने अपने कार्यों के लिए दूसरे पर आधारित हों, अधिकारों का बंटवारा हो। यह कारण ज़्यादा उत्तरदायी हमारे समझ के हिसाब से है और इस बात को नेपोलियन ने भी रेखांकित किया था। नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। तो इन कारणों में यदि किसी एक कारण को हमें चुनना हो तो हम वह बौद्धिक कारण को चुनेंगे
कि यदि यह दार्शनिक न होते, ये बुद्धिजीवी न होते, तो जनता जागरूक न होती, जनता को अपने अधिकारों की जानकारी न होती, यह निरंकुश असमानता वाली विचारधारा वाली सरकार समाप्त न होती।